Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th January 2022. 20 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करने में शर्माने का नहीं है ना, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। बिल्कुल 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन वीक रह गया है फॉर दिस ईयर ऑफ 2022, आप वो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर देयर। और हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी है, तो वहां से आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस की, जिनके जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। आंसर्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइएगा कितने सवाल आपने सही किए और अटेम्प्ट भी किया करिए, है ना। दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ककटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल उड़ीसा। सेकेंड लिखा है धौलावीरा गुजरात। थर्ड लिखा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लद्दाख। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है, मतलब कि कौन सा लोकेशन एग्जैक्टली उस जगह पर है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 है लिखा हुआ। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इंडिया इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनमें से कौन सी चीज इंडिया अगर करे तो उसको इनइक्वालिटी को दूर करने में मदद मिलेगी। अब पहला यहाँ पे लिखा है प्रोविजंस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरा लिखा है राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा लिखा है रिमूविंग वेज गैप। एंड चौथा लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी चीज अगर इंट्रोड्यूस करे इंडिया तो इनइक्वालिटी कम होगी? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल है जीनोसाइड के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज वन ऑफ द को स्पॉन्सर्स इन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 96(1) विच अफर्म्ड जीनोसाइड एज अ क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ। यानी कि इंटरनेशनल लॉ में जीनोसाइड को एक क्राइम बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन आया था उसका को स्पॉन्सर इंडिया भी था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया ने साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है अभी तक कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। कल ही मैंने आपको बताया था ये। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। आज गलत मत करना, इस सवाल को तो एटलीस्ट मत गलत करना, क्योंकि कल बताया था, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन। पहला सवाल मैंने पूछा था इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा, तो केवल धौलावीरा गुजरात जो है वो करेक्टली मैच्ड है। पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जो ककटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल है वो तेलंगाना में है। आप सबको पता होगा ककटिया डायनेस्टी का टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ना कि आपके लद्दाख वाले रीजन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज करने से इनइक्वालिटी कम होगी। कॉमन सेंस लगाइए कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा तो इनइक्वालिटी कम होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना और जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगाना, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहलाता है। तो दैट विल हेल्प। यस। सेकंड इज राइजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी ज्यादा तभी तो भाई, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही कंट्री की तब तो इनइक्वालिटी और ज्यादा रहेगी, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज्यादा होनी चाहिए। देन थर्ड इज रिमूविंग द वेज गैप। बिल्कुल वेज गैप कम होना है ना। जिनका वेज कम है अगर उनका वेज आप बढ़ा रहे हैं तो वेज गैप तो कम कर रहे हैं, प्लस आप उनको इनइक्वालिटी को भी कम कर रहे हैं। देन फोर्थ था कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या लड़कियां जो इनइक्वालिटी फेस करती हैं उसको तो दूर कर रहा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो समहाउ इट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी आल्सो। तो इनइक्वालिटी तो किसी भी तरीके से हो सकती है ना। केवल और केवल इनकम की नहीं होती इनइक्वालिटी सर्वाइवल में भी होती है। तो बेसिकली इसके चारों ही चीजें आंसर रहेंगी। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल जो जीनोसाइड से रिलेटेड है उसका स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया एक को स्पॉन्सर था इसका, इस रेजोल्यूशन का। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है इस 1948 के पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन को। तो दैट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इंडिया ने साइन और रेटिफाई दोनों किया है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है सिटीज नीड मोर फाइनेंशियल फ्रीडम, मोर रोल्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एक्ट एज सेंटर्स ऑफ ग्रोथ। कमेंट। सिटीज जो है हमारी, जो सबसे छोटी यूनिट है गवर्नेंस की कहना चाहिए एक तरीके से, उसको और ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की, उसको और ज्यादा बड़े रोल की
उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आवश्यकता है अगर उनको सेंटर्स ऑफ ग्रोथ की तरह एक्ट करना है। तो इस पे आपको कुछ कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है कि सही है, गलत है, और कैसे हो सकता है ये चीज। दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज है वो आपको बता दूं कि आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिलीज किया है क्या, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022। क्या रिलीज किया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022। तो ये उन्होंने रिलीज किया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने पता लगाई मैं आपको बताऊंगा करके। तो इस रिपोर्ट ने बेसिकली जो कोविड-19 है उसका क्राइसिस का क्या इंपैक्ट रहा है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स में, लेबर प्रोडक्टिविटी पे, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पे, उसके बारे में सब बातें कही हैं। तो की फाइंडिंग्स क्या है, सबसे पहली चीज तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इस रिपोर्ट ने बताया है। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रोजेक्टेड टू स्टैंड एट 207 मिलियन इन 2022। तो जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 207 मिलियन के करीब है 2022 में, एंड दिस इज 21 मिलियन मोर देन 2019। 2019 से 21 मिलियन ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वर्किंग आवर्स जो थे 2022 में इट विल बी ऑलमोस्ट 2% लेस देन द प्री पैंडेमिक लेवल, यानी 2019 के पहले जो वर्किंग आवर थे उनसे 2% डिक्रीज हो चुके हैं वर्किंग आवर्स भी। ग्लोबल लेबर फोर्स की अगर हम बात करें तो 40 मिलियन पीपल विल नो लॉन्गर बी पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल लेबर फोर्स। तो 2022 में अराउंड 40 मिलियन पीपल विल नो लॉन्गर बी पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल लेबर फोर्स। पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो इन 2020 एन एडिशनल 30 मिलियन एडल्ट्स फेल इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो 2020 में एडिशनल 30 मिलियन एडल्ट्स दे फेल इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना। और इसके अलावा द नंबर ऑफ एक्सट्रीम वर्किंग पुअर वर्कर्स हु डू नॉट अर्न इनफ through their work to keep themselves and their families above the poverty line it rose by 8 million। मतलब ऐसे लोग जो एक्सट्रीमली वर्किंग पुअर हैं उनके नंबर भी लगभग 8 मिलियन से बढ़ गए। वैक्सीन इनइक्वालिटी भी देखने को मिली, ये भी रिपोर्ट ने कहा कि वैक्सीन इनइक्वालिटी भी देखने को मिली, जिसमें बहुत सारी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जहां पे अभी तक वैक्सीनेशन मतलब 50% के आसपास भी नहीं हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जहां पे लोग अभी भी तरस रहे हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। आगे की अगर हम बात करें सेक्टर्स को भी हिट हुए, जैसे टूरिज्म सेक्टर बहुत ही ज्यादा बैडली हिट हुआ, और टूरिज्म सेक्टर में जैसे जो जॉब्स थे वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वहीं सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जो ग्रोथ हुई वो देखने को मिली, ठीक है ना। इसके अलावा जो एक डिफरेंशिएटिंग इंपैक्ट था वो विमेन पे भी काफी ज्यादा पड़ा। डिफरेंशिएटिंग इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर, विमेन एंड चिल्ड्रन पे। विमेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा हाउस होल्ड का, वहीं पे विमेन को जो बाहर वाले काम थे वो कम मिले, है ना। जॉब ग्रोथ भी उनकी कम हुई बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड बच्चों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, कई एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी कई ज्यादा फेस करनी पड़ी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दैट एज वेल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ तो ये जो एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का नाम आपने सुना होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस का नाम आपने सुना होगा, तो उसने ही लीग ऑफ नेशंस को बनाने की बात की थी। उसी के थ्रू क्या बना था, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसी के अंतर्गत ये आपका आईएलओ भी स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। आईएलओ भी उसी के अंतर्गत ही स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको याद रखिएगा। आईएलओ को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1969 में, याद रखिएगा। आईएलओ को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1969 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप याद रखें। और इट इज द ओनली ट्रिपार्टाइट यूएन एजेंसी, इट इज द ओनली ट्रिपार्टाइट, यानी 3 पार्टीज हैं, एकमात्र ऐसा यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 3 पार्टीज हैं, जहां पे गवर्नमेंट, याद रखिएगा कौन कौन सी 3 पार्टी, गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस वर्कर्स। ये केवल एकमात्र ऐसी यूएन संस्था है जो कि ट्रिपार्टाइट है, यानी गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर्स भी हैं एंड वर्कर्स भी इसके मेंबर्स हैं। लगभग 187 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि आईएलओ की मेंबर हैं। और 1919 याद रखिएगा, 1919 का टाइम याद रखिएगा, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आई थी 1919 का टाइम है। और अभी 2019 में इसको 100 साल भी पूरे हुए इस संस्था को। दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं और दूसरी न्यूज आइटम्स की जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंटली
कोहिमा वॉर सिमेट्री के रिगार्डिंग। कोहिमा वॉर सिमेट्री जो कि नागालैंड में भी फिगर आउट हुई है ना, कि कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन जो था, एक बॉडी है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, उसने अभी रिसेंटली कुछ साइट्स 5 साइट्स निकाली जिसमें अनयूजुअल फीचर्स हैं। उसमें से एक ये कोहिमा वॉर सिमेट्री भी है। कोहिमा वॉर सिमेट्री एक मेमोरियल है विच इज डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश डिवीजन ऑफ द एलाइड फोर्सेस हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर 2 एट कोहिमा इन 1944। कोहिमा में जब जापानीज फोर्सेस का अटैक हुआ उस समय क्या हुआ कि कुछ जो ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस के जो लोग मेंबर्स थे उनमें से कई लोगों की डेथ हो गई थी इस वॉर सिमेट्री में 1944 में ना। ये क्यों अनयूजुअल फीचर है? क्योंकि ये एक ऐसी सिमेट्री है जहां पे एक टेनिस कोर्ट भी इनकॉर्पोरेटेड है। दिस इज अ वॉर सिमेट्री विच इनकॉर्पोरेटेड है टेनिस कोर्ट इन इट, है ना। तो कोहिमा की वॉर ये जो सिमेट्री है ये इसलिए अभी न्यूज में थी रिसेंटली, है ना। एंड ये क्यों बनी? एक्चुअली 1944 में जापानीज फोर्सेस ने अटैक किया कोहिमा को एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स भी वहां थी जिसके ऊपर अटैक किया एंड यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस लड़े, काफी लोग लड़े थे एंड उनकी डेथ हो गई थी इन दैट। एंड ये बेसिकली इन्हीं को यहाँ पे बरी भी किया गया है, जो दीज वर द पीपल हु वर बरीड हियर एज वेल। एंड जो प्रेजेंट डे कोहिमा है नागालैंड एंड एडजॉइनिंग इम्फाल मणिपुर वाला रीजन, इट कंप्राइज द ओनली थिएटर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एकमात्र थिएटर है वर्ल्ड वॉर 2 का जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ये कोहिमा और एडजॉइनिंग इम्फाल मणिपुर वाला रीजन है, वहां पर ये था। एंड एक जो बॉडी इंपॉर्टेंट अभी हमने देखा कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 6 मेंबर स्टेट्स आते हैं। याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 6 मेंबर स्टेट्स आते हैं। वो 6 मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये आपको याद रखना है। ये इंश्योर करती है कि जो मेन एंड वुमेन जो जिनकी डेथ हुई है इन द वॉर दे शुड नेवर बी फॉरगॉटन। एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1917। 1917 में इसको बनाया गया था, तब इसका नाम था इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन। एंड द प्रेजेंट इसका जो नाम है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, 1960 में इसको दिया गया था। बना ये 1917 में था लेकिन इसको 1960 में फिर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन नाम दिया गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, स्टेट्स वे ऑप्शंस ऑन आईएएस कैडर रूल चेंज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। अब हुआ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक नए डिसीजन के ऊपर अपनी हामी भरी है। वो ये है कि जो आईएएस एंड आईपीएस हैं, आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको वो डेपुटेशन में दिल्ली बुला लेंगे, है ना, विदाउट कंसल्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी नियम ये है कि पहले उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करना है उसके बाद, बट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसने अभी स्टेट्स को लिखा था जनवरी 12 को दैट यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेस टू अमेंड रूल 6। अब याद रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा रूल प्रपोज कर रहा है अमेंड करने के लिए? रूल 6, डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स, जो कि डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स से रिलेटेड है। और ये रूल 6 कहां का रूल 6 है? ये रूल 6 है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 का, उसका रूल 6 जो है उसको अमेंड करने के लिए लिखा है सेंटर ने स्टेट्स को। और सेंटर बेसिकली क्या चाहता है कि सेंटर ये कहता है कि भैया हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द सेंटर्स वर्क। सो व्हाट दे want is that they want to eliminate that part where they have to take the recommendation of the state government, where they have to consult with the state government prior to deputation rules and all. तो यहाँ पे वो deputation rule में यही चेंज चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाईपास कर दे स्टेट गवर्नमेंट को और अपनी मर्जी से जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको कैडर को चेंज करके डेपुटेशन में उनको अपने पास दिल्ली बुला ले। डीओपीटी का कहना है बेसिकली स्टेट्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेप्यूटेशन। यहां देख सकते हैं कि स्टेट्स जो हैं वो सफिशिएंट ऑफिसर्स को नहीं भेज रहे हैं ऑन सेंटर्स डेप्यूटेशन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द सेंटर गवर्नमेंट वांट टू टेक द कमांड इन इट्स ओन हैंड। सेंटर गवर्नमेंट कमांड अपने हाथ में चाहती है अब, इसलिए उन्होंने इसको चेंज करने के लिए आया। लेकिन 6 स्टेट ने सेंटर को लिख के दिया है कि भैया ऐसी गलती मत करना, ये बहुत ही बड़ा ब्लो हो जाएगा टू द फ्रीडम ऑफ, एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास वैसे भी ज्यादा पावर सब बची नहीं है,
टैक्सेशन का पावर आपने ले लिया, मतलब इकोनॉमिक पावर्स आपने ले ली, नाउ यू आर टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एज वेल, है ना। तो दैट इज व्हाट द स्टेट्स आर थ्रेटनिंग सेंटर टू नॉट टू डू। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। आरपी 2041 कैन स्पेल डूम ऑन द अरावलीज। अब यहाँ पे ये रीजनल प्लान 2041 की बात चल रही है, रीजनल प्लान 2041 की बात चल रही है। अब ये जो नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली वाला रीजन है, यहाँ पर रीजनल प्लान 2041 लाया जा रहा था। अब आपको ये पता होना चाहिए अरावलीज का, मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि अरावलीज कौन कौन से स्टेट्स में आती है। तो अरावलीज सिर्फ राजस्थान में नहीं आता, अरावलीज आपका दिल्ली रीजन में भी आता है, हरियाणा रीजन में भी आता है। ये भी आपको मैंने अभी 2-3 दिन पहले की ही बात थी जब मैंने आपको बताया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रीजनल प्लान 2041 आया है, उसके पहले एक और प्लान था जिसका नाम था रीजनल प्लान 2021। तो ऑथर ने कहा कि रीजनल प्लान 2021 और रीजनल प्लान 2041 में धरती आसमान का अंतर इन्होंने कर दिया। कैसे कर दिया कि जो रीजनल प्लान 2021 था उसमें जो नेचुरल जोन था, वो नेचुरल जोन थोड़ा बड़ा था, मतलब वो काफी ब्रॉड था, इलैबोरेटेड था। मतलब कि पहले जो नेचुरल जोन की डेफिनेशन थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा फीचर जो नेचुरली बना है, कोई भी ऐसा फीचर जो नेचुरली बना है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो हिल हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो वाटर बॉडी हो, विच इज क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ नेचर। ठीक है ना, याद रखिएगा नेचुरल प्लान, जो नेचुरल जोन था वो क्या था 2021 वाले प्लान में, वो ये था कि कोई भी बॉडी जो कि बाय एक्शन ऑफ नेचर, बाय एक्शन ऑफ नेचर बनी हो, वो नेचुरल जोन में आएगी, नेचुरल कंजर्वेशन जोन में आएगी। इसको याद रखिएगा, है ना। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन और ये सब डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो नया डेफिनेशन उसमें एक छोटा सा ट्वीक कर दिया है, थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। उन्होंने ये कहा है भैया कि अब जो है वो लैंड रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड होना चाहिए एज फॉरेस्ट लैंड। इन्होंने नया कर दिया है कि जो नई डेफिनेशन है उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अब इसमें थोड़ा सा ट्वीक करते हो कि अब ये नोटिफाई होना चाहिए अंडर एन एक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड इन लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब कि अब इन्होंने कहा कि नेचुरल कंजर्वेशन जोन वो जोन होगी जिसको कि नोटिफाई किया जाएगा एज द फॉरेस्ट लैंड, एज इट शुड बी नोटिफाइड एज अ नेचुरल कंजर्वेशन जोन इन द लैंड रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो ये इन्होंने मेंशन कर दिया। अब देख लो, इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि चूंकि आपने जो पहले इतना ब्रॉड एरिया था नेचुरल कंजर्वेशन जोन का, उसको आपने अचानक से बहुत लिमिटेड कर दिया, क्योंकि अब आपने कह दिया कि भैया लैंड रिकॉर्ड्स में वो ऐसा मेंशन होना चाहिए और उसका है ना प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया के रूप में क्लासिफाई होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने नई उसमें डाल दी ना। तो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट, जो इन्वायरमेंटलिस्ट उनका ये कहना है कि इससे क्या है कि जो नेचुरल कंजर्वेशन जोन था उसका रीजन बहुत छोटा कर दिया आपने। और जैसे ही आपने इसको छोटा कर दिया, देखो अब क्या है, अरावली हिल्स का जो मोस्ट ऑफ द रीजन है, यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, तो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एज वेल। देखो यहाँ पे लिखा है, मोस्ट अरावली हिल एरियाज in Haryana they are not notified but find a mention in the revenue records as गैर मुमकिन पहाड़। तो इसको याद रखेगा कि जो हरियाणा वाला रीजन है वहां पे जो अरावली हिल्स है उसको गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में मेंशन किया गया है। गैर मुमकिन पहाड़ मतलब कि गैर मुमकिन पहाड़ यानी कि अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड के रूप में, या भूड़ उसको बोलते हैं, भूड़ यानी सैंडी फुटहिल्स के नाम से उसको जानते हैं, सैंडी फुटहिल्स के नाम से जानते हैं भूड़। तो ये इंपॉर्टेंट, लेकिन फॉरेस्ट कवर वहां पे नोटिफाई या वहां मेंशन नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में ये नेशनल कंजर्वेशन जोन की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसको तो फॉरेस्ट एरिया के रूप में नोटिफाई ही नहीं किया गया है, इसको तो गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में नोटिफाई किया गया है, भूड़ के रूप में नोटिफाई किया गया है। तो यहां पे ऑथर का यही कहना है कि एक्चुअली इट इज नॉट मेंशन्ड एज फॉरेस्ट एरिया इन दैट रिकॉर्ड्स, सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड एज दैट, सो इट माइट इम्पैक्ट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द अरावली हिल्स स्पेशली इन द हरियाणा रीजन, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल एज वेल। न केवल यहां की बात है बल्कि ये सेम चीज आपकी गुरुग्राम में भी लागू होगी। तो 74,000 हेक्टेयर्स जो फरीदाबाद का लैंड है, फरीदाबाद की बात कर रहा हूं, ओनली 11,700 हेक्टेयर्स आर प्रेजेंटली अंडर एनसीजेड। अगर एनसीजेड की बात करें तो केवल इतना ही नोटिफाइड है, बाकी का जो रेस्ट एरिया है वो क्वालिफाई ही नहीं करेगा फिर आपका नेचुरल कंजर्वेशन जोन के लिए, एंड दैट इज अ बिग थिंग टू वरी अबाउट। एंड यही चीज ऑथर ने कही है कि भाई इससे
तो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपके इस नोटिफिकेशन से रीजनल प्लान 2021 के हिसाब से। अगली जो न्यूज है वो है डिप इन द ईस्टर्न स्वैम्प डियर नंबर्स। यहां पर जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैं उनके नंबर्स में डिक्रीज देखने को मिला है। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द न्यूज आर्टिकल। पॉपुलेशन है ये वल्नरेबल स्टेटस में आते हैं, याद रखेगा जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर है दे कम अंडर द वल्नरेबल स्टेटस एंड they have dipped in the Kaziranga National Park and Tiger Reserve। याद रखिएगा ईस्टर्न स्वैम्प डियर नंबर्स हैव dipped in the Kaziranga National Park and your Tiger Reserve, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी की जो ईस्टर्न स्वैम्प डियर हैं दे आर एंडेमिक टू काजीरंगा एंड इज नॉट द प्राइमरी प्रे ऑफ द पार्क्स कार्निवोर्स। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क का याद रखिएगा ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एंडेमिक का मतलब है कि जो केवल इसी स्पेसिफिक रीजन में पाया जाए। मतलब एंडेमिक टू काजीरंगा नेशनल पार्क मतलब कि प्राइमरली इट इज फाउंड ओनली इन दिस रीजन ओनली, प्राइमरली फाउंड इन दिस रीजन ओनली। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक इज, ये आपको याद रखिए। इसके अलावा एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है, देखो यहाँ पे एक नाम लिखा है लाओ खोवा बुराचा पोरी। याद रखिएगा लाओ खोवा बुराचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम यहाँ लिखा है। ये भी असम की ही इंपॉर्टेंट है ना, तो ये भी आपको याद रखना है लाओ खोवा बुराचा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ओरांग नेशनल पार्क आपका असम का ही है। तो बेसिकली आपको ये नाम भी याद रखें क्योंकि कल को यूपीएससी ने पूछ लिया मैच द कॉलम में या कौन सा करेक्टली मैच है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा लाओ खोवा बुराचा पोरी एंड योर ओरांग नेशनल पार्क, दीज आर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने ऊपर ये देख ही लिया है कि ये काजीरंगा वाले रीजन में एंडेमिक है ईस्टर्न स्वैम्प डियर। दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड इसका एक रीजन है सेंट्रल कोहोरा रीजन एंड बागोरी रेंज ऑफ काजीरंगा। तो काजीरंगा के अंदर ही आपका सेंट्रल कोहोरा और आपका बागोरी रेंज आती है जहां पर एक्चुअली ये स्वैम्प ईस्टर्न स्वैम्प डियर आपका पाया जाता है। तो दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना। सेंट्रल कोहोरा एंड बागोरी रेंजेस ऑफ काजीरंगा। कल को उन्होंने सिर्फ आपसे ये आपके बागोरी और सेंट्रल कोहोरा पूछ लिया ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां पे भी गलती नहीं करने का अपने को, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। मिस केरला नॉट इंडेंजर्ड। अब यहां पे एक्वेरिस्ट जो है वहां पे क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या किया है, कई जो फिश ब्रीडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि डेनिसन बार्ब यानी कि मिस केरला एक फिश स्पीशीज है डेनिसन बार्ब, याद रखिएगा इसको डेनिसन बार्ब यानी कि इसको जो मिस केरला बोलते हैं डेनिसन बार्ब को। इट्स अ नेटिव फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज दैट इज कॉमनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। इट हैज बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो एक्वेरिस्ट जो है वहां पे होल्ड करने वाले उनका ये कहना है कि भाई आपने मिस केरला यानी कि डेनिसन बार्ब को किस तरीके से आपने शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रख दिया। उनका ये कहना है कि ये तो एक तरीके से बैन हो गया उनके ऊपर। भाई सबसे जो टाइट है, सबसे जो टफ है रिस्ट्रिक्शंस वो शेड्यूल 1 में ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो वही उनका ये कहना है कि आप इनको यहां क्यों रख रहे हो, इंडेंजर्ड है ही नहीं, है ना। यहाँ ये इनका जो नंबर है वो इंडेंजर्ड नहीं है। तो एक्वेरियम एंथुजियास्ट जो है उनका ये कहना है कि दिस इज अ फिश स्पीशीज जिसका नंबर काफी ज्यादा है, तो इस तरीके से इसको शेड्यूल 1 में रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसको याद रखिएगा। इनका यह भी कहना है कि जो इनका जो डेनिसन बार्ब है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी गलत लिख दिया गया है। उनका यह कहना है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है आपने पंटियस डेनिसोनी रख दिया है। साइंटिफिक नेम पंटियस डेनिसोनी दैट हैज बीन गिवन अगेंस्ट द कॉमन नेम डेनिसन बार्ब इज रॉन्ग। उन्होंने कहा कि भाई पंटियस डेनिसोनी इसका नाम नहीं है, इसको आप शहयाद्रिया डेनिसोनी बोल सकते हैं, शहयाद्रिया डेनिसोनी। आप शहयाद्रिया क्यों, क्योंकि शहयाद्री जो है आपका वो वेस्टर्न घाट्स को बोलते हैं, ठीक है ना जी। जब अपन ऐसे इंडिया का मैप बनाते हैं तो जी ये वाला रीजन है ना, पूरा ये वाला रीजन, ये आपका किसका रीजन, ये आपका वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। और वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं, शहयाद्री हम बोलते हैं किसको, वेस्टर्न घाट्स को हम शहयाद्री बोलते हैं। तो शहयाद्रिया डेनिसोनी दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट। और ये जो स्पीशीज है मिस केरला कहलाती है, लेकिन ये केरला और कर्नाटका दोनों स्टेट्स में पाई जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिस केरला भी रिसेंटली नहीं, तो फिश स्पीशीज है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। व्हाट व्लादिमीर पुतिन रियली वांट्स।
स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है वैसे। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे कैथरीन द ग्रेट के बारे में मेंशन किया है। कैथरीन द ग्रेट जो थी 18th सेंचुरी में एम्प्रेस थी, एम्प्रेस रेजिडेंट थी रशिया की, हु फेमसली सेड आई हैव नो वे टू डिफेंड माई बॉर्डर बट टू एक्सटेंड देम। मतलब कि डिफेंस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है मेरे पास वो ऑफेंस है। डिफेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ऑफेंस करूं और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को अपने अंडर लेती रहूं। दिस इज व्हाट कैथरीन द ग्रेट सेड। कैथरीन द ग्रेट ने ऐसा कहा था ना। ऑथर सेज दैट कि जो व्लादिमीर पुतिन है, ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अगर आप देखें तो 2014 में उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया है ना, यूक्रेन वाले पार्ट से, और अभी रिसेंटली उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेनियन बॉर्डर पे ऑलरेडी लगा के रखी हुई है, ठीक है ना। तो मतलब कि रशिया नाउ इज मूविंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द कैथरीन द ग्रेट। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ऑथर का ये कहना है कि एक्चुअली रशिया 2 बार बहुत डिवास्टेटिंग अटैक्स देख चुका है। एक तो 1812 में अटैक देखा था। 1812 में जब अटैक होता तो नेपोलियन जो फ्रांस का है उसने अटैक किया था, और 1941 में जब नाजी जर्मनी में जर्मनी ने अटैक किया था, ठीक है। दोनों अटैक्स में रशिया ने जीत तो हासिल कर ली, बट आफ्टर सफरिंग ग्रेट मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस, ह्यूमन लॉस, मटेरियल लॉस, दैट वाज ह्यूमंगस। मतलब रशिया के केस में दोनों ही वॉर में बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिला, ठीक है ना। ऑथर का ये कहना है फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद नेटो का फॉर्मेशन हुआ। आप सब जानते हैं नेटो का फॉर्मेशन हुआ, और जो ये कैपिटलिस्ट ग्रुप था आपका कंट्रीज का, यूएसए द्वारा डोमिनेटेड, और कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जिसको कि यूएसएसआर यानी कि जो अर्स्टवाइल रशिया है वो उसको मतलब कि लीड कर रहे थे उस ग्रुप को। और यहां पर ऑथर ने कहा कि धीरे धीरे नेटो ने क्या करना शुरू किया, अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया। देखो पहले बात इनकी हो गई थी कि आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करोगे और हमारे टेरिटरी तक तो बिल्कुल नहीं आओगे, और यूएसए ने वो भी कहा था, नेटो ने ये भी कहा कि ठीक है हम नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो इनलार्जमेंट है वो नेटो ने करना शुरू किया। पहले उन्होंने आपका चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, इनको अपने मतलब अंडर में लिया। उसके बाद उन्होंने जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 3 कंट्री है ना आपकी, ये आपका ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये कौन सी कंट्रीज कहलाती हैं, ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इन कंट्रीज को अपने अंदर में लिया। अभी रिसेंटली उन्होंने कह दिया भैया कि जॉर्जिया भी आ सकता है, यूक्रेन को भी बोल दिया। जो 2008 में बुचारेस्ट समिट हुआ था उसमें इन्होंने यूक्रेन और जॉर्जिया को कह दिया कि ठीक है आप भी। अब यूक्रेन और जॉर्जिया जो है वो बहुत ज्यादा करीब है किसके, रशिया के। तो रशिया को ये लगता है कि अगर यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप मिल गई तो एक्चुअली जो नाटो है वो रशिया के बैकयार्ड में आ जाएगा, एंड इट विल बी अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर रशिया। तो रशिया ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन बाय जो ओपन डोर पॉलिसी है आपकी, किसकी, नेटो की ओपन डोर पॉलिसी है, उसका अपोज भी काफी ज्यादा रशिया ने किया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग एज वेल। तो कुल मिलाकर के रशिया क्या चाहता है, रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन, जॉर्जिया और जो उसके अब अगल बगल के बॉर्डर कंट्रीज है वहां पे नेटो का जो वो है वो ना बढ़े। दूसरा, अगर ठीक है वो अपना बढ़ा रहे हैं तो फिर ये भी अपना किसी भी तरीके से आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो सीएसटीओ का फॉर्मेशन हो। सीएसटीओ आपको पता होगा कि जो आपका सेंट्रल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है सीएसटीओ, ये बेसिकली रशिया के द्वारा ही मेजरली डोमिनेटेड है। इसके अलावा रशिया जो है वो थोड़ा थोड़ा अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। एक्चुअली यूएसए ने जब से अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है तो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स है वहां पे रशिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। तो रशिया भी फिर किसी तरीके से नेटो और इन सबको काउंटर करने की कोशिश करे। तो ये एक तरीके का डिफेंसिव एग्रेशन है जो कि रशिया दिखा रहा है। तो ऑथर ने क्या टर्म दिया इसको, डिफेंसिव एग्रेशन। तो वही जो जैसा कैथरीन द ग्रेट ने कहा था कि आई फाइंड दैट कि आई हैव नो अदर वे टू डिफेंड रशिया देन टू एक्सटेंड इट्स टेरिटरी, वही चीज अब रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी यही कर रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर द सिटी गवर्नेंस। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2021-22। स्टेट फाइनेंसेस नाम की एक रिपोर्ट निकाली। किसने निकाली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है। उसमें उन्होंने एक चीज मेंशन की है इस रिपोर्ट में कि जो सिटीज हैं उनके पास प्रॉपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस नहीं है, सिटीज के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, एंड दिस हैज बीन मेंशन्ड। तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है कि जो सिविक बॉडीज हैं, सिविल बॉडीज हैं, उनको उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें उनको पावर नहीं दी गई ज्यादा, उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं दी गई है ज्यादा, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दी गई ज्यादा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। एंड ऑथर ने ये कहा है कि देखो आप
रिपोर्ट भी थोड़ा मतलब आधी ही रिपोर्ट हम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसने ये तो कह दिया कि हाँ भाई एम्फेसिस है कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सिटीज को रिसोर्सेज मिलने चाहिए, लेकिन किस तरीके से मिलने चाहिए ये वहां पे हाईलाइट नहीं किया है। तो ऑथर ने वही चीजें यहां पे बोली है कि भैया ये अब किस तरीके से करना है वो आपको देखने वाली बात है। ऑथर ने ये कहा कि रिसेंटली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब लगे हुए थे कोविड-19 को इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, लेकिन मेयर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। यू विल नॉट फाइंड मेयर्स डूइंग ऑल दीज थिंग्स। क्यों नहीं दिख रहे थे मेयर्स? Because under the disaster management plan of action, cities are at the forefront to fight the pandemic. However, the elected leadership finds no place in them. तो elected leadership को कोई place नहीं दिया गया है disaster management plans के अंदर, कोई रोल ही नहीं दिया गया है। disaster management plan की जो highest authority है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना दिया गया है। तो ऑथर ने कहा सिटीज के पास पावर नहीं दी गई है ना, पावर गवर्नमेंट ने ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पार्ट में ही रखी है, दे आर नॉट गिवन टू द एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है ना, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट व्हिच इज लिंक्ड टू पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन द स्टेट्स। द फर्स्ट इंटरवेंशन टू अंडरस्टैंड दिस अर्बन गवर्नेंस वाज बाय द नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। तो इन्होंने कहा कि जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिटी गवर्नेंस को, अर्बनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए चार्ल्स कोरिया की चेयरमैनशिप में 1980s में एक कमीशन बनाई गई थी, कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। इसने पहली बार इसको स्टडी किया। उसके बाद 1992 आपको याद होगा, 92-93 में जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू फिर ये 18 सब जो 12th शेड्यूल है उसमें 18 फंक्शन सिटीज के लिए, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके अंतर्गत ट्रांसफर किए गए, 18 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए। वहीं ग्राम पंचायत वाले एरिया में 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए थे। तो ठीक है, ये ट्रांसफर तो सब्जेक्ट कर दिए गए, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड नहीं की गई। तो ऑथर ने कहा कि देखो, अगर आप चाहते हो कि सिटीज सही से काम कर सके तो वो 3F की जरूरत है। देखो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3Fs की जरूरत उन्होंने बताई है। पहला F है वो है फंक्शन, फर्स्ट F इज ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो आपने दे दिए। सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंस आपने नहीं दिया। एंड थर्ड इज द फंक्शनरीज, यानी कि फंक्शन, फाइनेंस एंड फंक्शनरीज, दीज आर द 3F दैट आर नीडेड इफ यू वांट अ रोबस्ट सिटी गवर्नेंस मॉडल। अगर आपको प्रॉपर सिविक गवर्नमेंट, सिटी गवर्नेंस मॉडल चाहिए तो आप इसको फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फिनेंसेस प्रोवाइड करने की वो करो। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसने ऑलरेडी कंप्लीटली रॉब कर दिया है सिटीज को, कि जो भी उनके पास थोड़े बहुत टैक्सेशन के पावर थे स्टेट्स के पास, वो ही कंप्लीटली हटा दिए गए बिकॉज ऑफ दैट, है ना। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल दिया है जहां पे पूरा जो मैनेजमेंट है टैक्सेशन का, वो सिटी जो इनकम टैक्स है ये, उसका भी पार्ट जो है वो सिटी गवर्नेंस में दिया जाता है। और इसीलिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को आप देख सकते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड हो गई, ये कितना ज्यादा आगे रहती है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब बहुत आगे रहती हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि आपको भी उसी तर्ज पे कुछ करना चाहिए। एंड इसमें ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि डेमोक्रेटिक आपको देखना चाहिए कि जैसे सिटीज मस्ट बी ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस, सिटी को आपको इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ गवर्नेंस समझना पड़ेगा, है ना। और आपको यहाँ पे सेकंड आपको मतलब केवल और केवल ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा या तभी ये डेवलप करेगी, मतलब जिस सिटी में इन्वेस्टमेंट आ गया वो डेवलप कर गई। आपको अपने से भी इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे ऑक्ट्रॉय था पहले, ऑक्ट्रॉय एक एंट्री टैक्स है जो लगता था, और ऑक्ट्रॉय काफी हेल्पफुल हुआ करता था, बट जब से ये जीएसटी और इन सब रिजीम्स में ये सब चीजें गई हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा मतलब कि सफोकेटेड फील कर रही है सिटीज। तो आपको वहां पे थोड़ा उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि सिटीज जो है दे आर हार्डली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो सिटीज की जो प्रॉपर प्लानिंग है, प्लानिंग आपको करने की जरूरत है। आपने देख ही लिया मुंबई जैसी सिटी भी सेफ नहीं है ना, वहां पे भी आपको फ्लड्स का खतरा काफी ज्यादा बना रहता है। तो यहाँ पे ये प्लानिंग, सिटी जो सिटी प्लानिंग है उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। और सिर्फ ये सोचना कि भैया ऐसे ही स्मार्ट हो जाएगी सिटी, वो ऐसे नहीं हो पाएगी। आपको उसको ग्रांट देना पड़ेगा, आपको उसको फाइनेंस देना पड़ेगा, आपको उसको फंक्शनरी देने पड़ेंगे, आपको उसको थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सेंटर रोल देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप बोल सकते हैं कि ये डेवलप करेंगे। अदरवाइज आपको फिर सोचते रहो, बैठे रहो, ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है ना। That is the thing, and functionaries must be transferred with permanent cadre there. सिटी में वो जाएं, काम करें, permanent cadre में रहें. So that these all the suggestions of the author. I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज आइटम नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप मिस कर जाएंगे तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। आगे हम बढ़ सकते हैं, बहुत ही इजीली यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ गेमिंग मेटावर्स में आ रहा है। कैसे आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट हैज
हैज एग्रीड टू बाय अ ट्रैवल्ड वीडियो गेम कंपनी, इसका नाम है एक्टिविजन ब्लिजर्ड। एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो है वो $70 बिलियन की डील है जिसमें ये एक्टिविजन ब्लिजर्ड को ये खरीद रहे हैं। तो एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना डोमेन चेंज किया है एक्विजिशन के थ्रू, है ना, गेमिंग जोन में एंटर कर रहा है एंड वो जो वीडियो गेम का मेटावर्स है उसमें एंटर करना, उसका बेनिफिट लेना चाहता है, ठीक है ना। अब बैल्कन्स में काफ़ी ज़्यादा इस समय इशू चल रहा है बैल्कन में, यानी कि बोस्निया जो रीजन है, बोस्निया और सर्बिया वाला जो रीजन है वहाँ पे चल रहा है टेंशन, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ना। तो हो सकता है कि वहाँ पे एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। ये इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बोस्निया सर्ब लीडर है मिलोराड डोडिक, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही हैं विच वाज नॉट लाइक्ड बाय द बोस्नियन के अगेंस्ट उन्होंने ऐसी चीजें कही कि दे वर नॉट लाइक्ड बाय दैट। एंड क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो ये इस तरीके का हाइपर नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म है, उस कारण से काफी ज्यादा वहां पे इश्यूज जो हैं वो चालू हो गए हैं। तो थोड़ा रिलीजन भी वहां पे एक्ट कर रहा है, प्ले कर रहा है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग, बट आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देना चाहता था कि कहां पर है। तो ये आपको बोस्निया हर्जेगोविना दिख रहा है, दिस इज द बोस्निया हर्जेगोविना वाला पोर्शन। ऊपर आपको देखिए बोस्निया एंड हर्जेगोविना से बॉर्डर कर रहा है, क्रोशिया बॉर्डर कर रहा है, दिख रहा है ना। तो बोस्निया हर्जेगोविना याद रखिएगा, ऊपर क्रोशिया है, इधर नीचे साइड क्रोशिया, देखो आपका बिल्कुल क्रोशिया वाला पोर्शन इसको कवर करके रखा है। फिर एक तरफ इसका सर्बिया वाला रीजन है जहां पे जिसका नाम डोडिक का नाम मैंने आपको बताया, सर्बियन जो डोडिक का नाम बताया, ठीक है। और नीचे इधर मॉन्टीनीग्रो आपको दिख रहा होगा। तो ये 3 कंट्रीज आपको बोस्निया हर्जेगोविना से लगी हुई दिख रही होंगी। एक तो क्रोशिया दिख रहा है ऊपर नीचे 2 तरफ से 3 तरफ से, फिर इधर साइड सर्बिया दिख रहा है एंड देन आपको मॉन्टीनीग्रो दिख रहा होगा, ठीक है ना। और नीचे आप देख सकते हैं कि एक वाटर बॉडी है जिसको ये टच कर रहा है पूरा रीजन, वो है एड्रियाटिक सी। तो ये पूरा वाटर बॉडी जिस रीजन को टच कर रहा है वो कौन सा रीजन है, एड्रियाटिक सी। तो ये आपको थोड़ा सा एक और मैं बताना चाहता था कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री साइड, एटलीस्ट आपको इतना आइडिया रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम मस्ट गो। अब यहां पे ऑथर का ये कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है दैट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्यों, क्योंकि भाई पीपल हैव अ राइट टू नो। अब इनका ये कहना है ऑथर का कि ये केवल और केवल मोरालिटी की बात नहीं कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर के आए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, क्योंकि भाई लोगों के पास राइट टू नो है कि भैया कौन सी पार्टी को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, कौन किस में उसमें फंड दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में एनोनिमिटी आ गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड में लोगों को पता चल नहीं रहा है कि कहां से पैसा किसके पास है। तो ये जो नॉलेज की कमी है लोगों के पास, दैट इज एक्चुअली अ हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, दैट इज एक्चुअली अ हिंड्रेंस टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी चीज जो ऑथर ने बताई वो ये बताइए कि भाई आपने हमको कैसे पता कि आप क्विड प्रो को नहीं कर रहे, मतलब कि आप उनको बेनिफिट नहीं दे रहे हो जिसने आपको पैसा दिया होगा। हमको तो ये तब पता चलेगा ना जब आपकी पॉलिसी हम देखेंगे और हमको पता होगा कि आपको एग्जैक्टली कौन फंड कर रहा है। तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ इशू कि हमको ये पता नहीं है कि आपको कौन हेल्प कर रहा है, आप क्विड प्रो को में तो एक्ट नहीं कर रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर एंड गवर्नमेंट जो है वो बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ये बोल करके कि ये ब्लैक मनी को प्रिवेंट कर रहा है, बट एक्चुअली में एक तरीके से तो ब्लैक मनी आ ही रही ना। हमको कैसे पता कि आप ब्लैक मनी प्रिवेंट कर रहे हो, है ना। वी डोंट नो दिस, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि कौन, आप ब्लैक मनी कैसे प्रिवेंट कर रहे हो, एनोनिमिटी प्रोवाइड करके आप उनको लिमिट हटा रहे हो, जितना वो पहले पैसा दे सकते थे उससे लिमिट आपने, कैपिंग आपने हटा दी, है ना। तो आप ये तो समझ के परे कि किस तरीके से आप कर रहे हो, एंड दैट डज नॉट प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। इस कारण से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो हम नहीं गारंटी कर सकते। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.